इस वीडियो में हम नेशनल इनकम से रिलेटेड थर्ड पार्ट लेके आए हैं। देखिए, अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि देश की सरकार जो अपने आंकड़े या रिजर्व बैंक जो आंकड़े जारी करता है देश के विकास संबंधी, वो जीडीपी के रूप में जारी होते हैं। उसमें आपको बताया था जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और उसमें ये भी बताया था आपको जो है कि जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस है। बताया था जीडीपी के अंतर्गत जितनी भी प्रोडक्शन का मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं, फाइनल गुड्स फाइनल सर्विसेज की, वो देश की बाउंड्रीज के अंदर निकालते हैं। चाहे वो देश के अंदर नागरिक, गैर नागरिक, सिटीजन, नॉन सिटीजन, दोनों को काउंट किया जाता है। परंतु जहां हम जीएनपी की बात करते हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, उसके अंतर्गत क्या करते हैं कि वो सारे सिटीजन्स जितनी अर्निंग करते हैं या जितना उत्पादन करते हैं, उसकी मॉनेटरी वैल्यू काउंट की जाती है। जो फॉरेन इन्वेस्टर हमारे देश के अंदर हैं, वो जो अर्निंग करेंगे उसे अपने देश भेज देंगे, उसे हम माइनस कर देंगे जीडीपी में से। और जो हमारे देश के सिटीजन हैं, विदेशों में रह के जो अर्निंग करते हैं, उसको हम उसमें ऐड कर देंगे। तो उससे हमारा क्या जीएनपी तैयार हो जाता है। और जीएनपी दो तरीके से निकाला जाता है, एट मार्केट प्राइस, एट फैक्टर कॉस्ट। और बताया था कि मार्केट प्राइस पर क्या होगा, मार्केट प्राइस पर काउंट होता है कंज्यूमर के लिए, क्योंकि किसी भी प्रोडक्शन को उपभोग के लिए, कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर ही खरीदेगा, तो मार्केट प्राइस पे उसे खरीदेगा, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी शामिल होते हैं। उस प्रोडक्शन पे जो जब मार्केट के अंदर बिकेगा तो जीएसटी नहीं लगती, तो जीएसटी भी उसमें काउंट होती है मार्केट प्राइस में। तो अब क्या है, फैक्टर कॉस्ट में क्या है, फैक्टर कॉस्ट प्रोड्यूसर के हिसाब से निकाला जाता है कि प्रोड्यूसर ने, उत्पादक ने उस वस्तु को तैयार करने पर जितना पैसा लगाया था, अपनी लागत आई थी, उस लागत को काउंट करके निकाला जाता है। तो दो तरीके से हो गया। और ये भी बताया था कि यदि गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी दे रही है तो निश्चित बात है कि जो फैक्टर कॉस्ट है वो मार्केट प्राइस जीडीपी से या जीएनपी से ज़्यादा होगी। और यदि नहीं सब्सिडी दे रही है तो निश्चित बात है कि मार्केट प्राइस पर जो हम जीडीपी या जीएनपी निकलेंगे वो फैक्टर कॉस्ट के रेस्पेक्ट में थोड़ा ज़्यादा है। अब हम ये बात करते हैं, जैसे पूरी दुनिया में ज़्यादातर हम अपनी जो ग्रोथ दिखाते हैं वो जीडीपी के संदर्भ में दिखाते हैं। परंतु जब आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो लोगों की जो अन्य सभी देशों की जो रैंकिंग जारी करती है, उनके डेवलपमेंट की जो रैंकिंग जारी करती है, वो निकालती है परचेजिंग पावर पेरिटी के हिसाब से, क्रय शक्ति समता के हिसाब से निकालती है। उसका मैं आपको बताएं कि जैसे कि हर देश की मतलब एक्सचेंज रेट तो एक अलग होता है मुद्रा के। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि $1 का मूल्य लगभग 83.67 रुपीज के इक्वल है। परंतु यदि उसकी परचेजिंग पावर की हम कंपेरिटी करें तो परचेजिंग पावर के हिसाब से $1 में 62.45 रुपीज के करीब आ जाते हैं। मतलब इसका मतलब यहाँ पे ये कहने का है कि यदि हम किसी चीज को हम अमेरिका में खरीदें तो हमें $1 करने के लिए अपने कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 83.67 रुपीज हमें स्पेंड करने पड़ेंगे अमेरिका में उसी चीज को खरीदने के लिए। और यदि उसी चीज को हम अपने देश के अंदर खरीदें तो हमें केवल कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 62 रुपए के लगभग केवल हमें इतने खर्च करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम 84 रुपीज में $1 को एक वस्तु यहाँ के खरीदें तो हमें यहाँ कहीं वो वस्तु हमें ज़्यादा प्राप्त होगी, और जबकि वहाँ पे $1 की वस्तु कम प्राप्त होगी। और देखिए, किसी भी मुद्रा का जो कीमत निकाली जाती है आईएमएफ के दृष्टिकोण से या सबके दृष्टिकोण से, ये होता है कि प्रोडक्शन गुड्स के रेस्पेक्ट में उसकी क्या कीमत है। तो इसलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार जब विभिन्न कंट्रीज की डेवलपमेंट की या उनके ग्रोथ की कंपेयरिंग की जाती है तो आईएमएफ उसे परचेजिंग पावर पेरिटी के हिसाब से करता है, क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार। मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूं। परचेजिंग पावर पेरिटी,
क्रय शक्ति क्षमता, इसके अनुसार मतलब शॉर्ट में से टीपी कहते हैं। हम लेते हैं कि अमेरिका के अंदर यूएसए में $1 से किसी प्रोडक्शन की हमें 14 यूनिट्स प्राप्त होती हैं। $1 से कितनी? 14 यूनिट्स। और यदि हम इंडिया में आके लें उसी सेम प्रोडक्शन को इंडिया में, तो $1 में मतलब कि यहाँ पे 10 यूनिट मिलते हैं, सॉरी, और $1 से यहाँ पे कितनी मिलती है? 14 यूनिट। अब हम एक्सचेंज रेट निकालते हैं, जैसे भी बताया था। एग्जाम्पल के तौर पर $1 एक्सचेंज रेट के हिसाब से विनिमय दर वो कितने का है? 84 रुपीज। $1 में 84 रुपीज। यदि हम उस चीज को हम अमेरिका में जाके खरीदेंगे तो निश्चित बात है कि हमें $1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो डॉलर में मिलेगी कोई भी चीज। तो हमें 84 रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और तब जाके हमें वहां पे अमेरिका में खरीदेंगे तो 10 यूनिट मिलती है। परंतु वहीं जब हम यहाँ आते हैं तो हमें 84 रुपीज में कितनी मिलती है? 14 यूनिट। इसका मतलब पर यूनिट कितनी प्राइस हुई? 6 रुपीज। मतलब कि इंडिया के अंदर $14 यूनिट कितने में है? 84 रुपीज में। तो 1 यूनिट कितने में हो गई? 6 रुपीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया के अंदर 10 यूनिट खरीदने के लिए हमें कितने खर्च करने पड़ेंगे? 60 रुपए। अमेरिका के अंदर 10 यूनिट खरीदने के लिए हमें कितने खर्च करने पड़ रहे थे? $1, मतलब कि 84 रुपीज। तो इससे अब यहाँ कंपेयर, ये $1 में वहां कितने आ रहे थे? 10 यूनिट्स। हमारे यहाँ 10 यूनिट्स कितने में आ रहे हैं? 60 रुपीज में। कितने में आ रहे हैं? 10 × 6 कितने आ गए? 60 यूनिट, मतलब 60 रुपीज। अब इसका मतलब हम यदि ये लेते हैं परचेजिंग पावर पेरिटी, मतलब पी के हिसाब से लेते हैं, तो हमारा $1 इक्वल होता है 60 रुपीज। ऐसे निकालते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि हमारे देश की कुल जो जीडीपी है इंडियन रुपीज के हिसाब से वो है 1680 रुपये, 1680। कितनी है टोटल जीडीपी? 1680 रुपये। अब यदि हम एक्सचेंज रेट के हिसाब से, एक्सचेंज रेट कितना है? $1.84 रुपीज का, तो हमारी जीडीपी कितनी बैठेगी? 168, और 84 से डिवाइड कर दो तो हमारी $20 की होती है। हमारी जीडीपी कितने की होती है? $20 की। और यदि हम परचेजिंग पावर पेरिटी के हिसाब से निकालें तो परचेजिंग पावर पेरिटी के हिसाब से कितना है $1? 60 रुपीज का। तो तब हम निकालते हैं तो 168 को किससे कर दो? 60 से डिवाइड, तो ये कितना होगा? $28। तो परचेजिंग पावर पेरिटी के हिसाब से तो हमारी जीडीपी बैठती है $28 की, और यदि हम एक्सचेंज रेट के हिसाब से निकालते हैं तो उससे हमारी जीडीपी बैठती है कितने की? $20 की। और जीडीपी के हिसाब से वो रैंकिंग करता है आईएमएफ। तो आईएमएफ जब हम क्रय शक्ति क्षमता लेते हैं उसके आधार पर कहता है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और यदि हम लेते हैं एक्सचेंज रेट के हिसाब से, $1.84 के हिसाब से लेते हैं, मतलब एक्सचेंज रेट के हिसाब से लेते हैं, उस समय काउंट होती है हमारी जीडीपी, आईएमएफ नहीं, जो और एजेंसियां हैं, तो उस समय हमारी जीडीपी बैठती है 5th लार्जेस्ट उस कंडीशंस में। तो समझ गए आप? तो पावर मतलब परचेजिंग पावर पेरिटी के हिसाब से हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और एक्सचेंज रेट के हिसाब से डॉलर में हम हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसी आधार पर ही हमारी पर कैपिटा इनकम में निकलती है। एक्सचेंज रेट के हिसाब से लगभग हमारी पर कैपिटा इनकम आती है $1180। परंतु वहीं अगर हम परचेजिंग पावर पेरिटी के हिसाब से निकालते हैं तो हमारे देश की पर कैपिटा इनकम आती है लगभग $1540 के करीब। क्योंकि यदि हम प्रेजेंट में लें तो प्रेजेंट में परचेजिंग पावर पेरिटी के हिसाब से $1 बैठता है हमारा
लगभग 62.45 रुपीज के इक्वल। और यदि एक्सचेंज रेट के हिसाब से चल रहा है 83.67, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में राउंड फिगर ली है क्योंकि इजीली हो गया डिवाइड और मल्टीप्लाई करने में, समझाने में एग्जाम्पल के तौर पे लिया था। अब देखिए आगे, अभी हमने बताया था इससे पहले ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ये बताया था, एट मार्केट प्राइस, एट फैक्टर कॉस्ट, इनके बारे में आपको बताया था। एक और शब्द साइमन कुजनेस ने इस्तेमाल किया था, नेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं निवल। अब निवल में क्या लिया था उन्होंने बताया, दो उसमें भी चार जो है बेसिक कंसेप्ट निकल के आए कि जैसे कि जो जीडीपी हमने काउंट की थी, वहीं पे हमें क्या लेना पड़ेगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब पे क्या लेना पड़ेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ऐसी जीएनपी में लिया था, जी हटा दीजिए वहां से, तो क्या बन जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहां पे नेट और जीएन देखिए, नेट ग्रोस में से डेप्रिसिएशन घटा दो, मतलब कि निवल सकल में से आप माइनस कर दो ह्रास। अब ह्रास है क्या, डेप्रिसिएशन है क्या। हम जब किसी चीज को तैयार करते हैं तो उसमें फैक्टर यूज होते हैं, लागत आती है। लागत में क्या है, भूमि है, श्रम है, ठीक है, और भी कई चीजें हैं जो आती हैं, जैसे कि हम कहीं से किसी चीज को तैयार करने के लिए हम लोन लेंगे, उस लोन पर क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो ये सब चीजें किसमें आती हैं, डेप्रिसिएशन में आती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक व्यक्ति ने टैक्सी खरीदी 5 लाख रुपए की, और उसने पूरी साल में उससे इनकम की 1 लाख रुपए की। अब देखिए उस 5 लाख की, उससे हम इसे क्या मानेंगे, एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया और 1 लाख रुपए की उसने खरीदी, तो 5 और 1 कितना हो गया, 5 लाख की तो वो हो गई, और 1 लाख की तो 6 लाख की उसकी टोटल वेल्थ हो गई, एसेस्ट हो गई। अब बात ये सोचिए कि 5 लाख की थोड़ी रही वो गाड़ी, एक साल में वो चल के उसकी कीमत 20-25 हजार तो कम होगी होगी ना। तो इसका मतलब उसका जो नेट प्रोडक्शन हुआ था वो पूरे 5 लाख वो, और 1 लाख 6 लाख नहीं हुआ, 25 हजार माइनस कर दो, क्योंकि डेप्रिसिएशन हुआ। जिस जिस मशीन से उसने इनकम की, उस मशीन की घिसावट, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, उसकी जो घिसावट हुई उसका मूल्य माइनस कर दो, क्योंकि घिसावट का भी क्या निकालेंगे हम, मॉनेटरी वैल्यू निकाल लेंगे, उसे माइनस कर दीजिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, पहले क्या था वो, जीडीपी, अब उसमें से क्या है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया 25 हजार रुपए, तो क्या रह गया, जीएनपी। ऐसी ही जितना भी प्रोडक्शन तैयार होता है वो मशीनरी से तैयार होता है, या मैं कहूँ खेती में जो प्रोडक्शन होता है वो भी किससे तैयार होता है, जमीन की फर्टिलिटी से पैदा होता है। तो जब हम उसका उत्पादन करते हैं तो निश्चित बात है फर्टिलिटी घटती है, तो फर्टिलिटी क्या हुई, जमीन की डेप्रिसिएशन हुई, ह्रास हुई, तो हमें वो माइनस करना पड़ेगा। तो तब उसे, तो हम उसे क्या जोड़ते हैं, नेट, निवाल, शुद्ध इनकम कितनी। तो ये उससे कंसेप्ट निकल के आया। तो क्या हो गया इसमें, चार हो गए, एक तो एनडीपी, नेशनल, वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और एनडीपी हो गया एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्शन। ऐसे क्या हो गया यहाँ पे, ये आ गया। अब इनके भी दो दो कंसेप्ट हो जाएंगे, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ऐसी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एफसी, ऐसी एनडीपी एट मार्केट प्राइस।
नहीं यूजफुल एनडीपी एनडीपी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और ये बताया था मार्केट प्राइस कंज्यूमर के हिसाब से, तो उपभोक्ता मार्केट प्राइस पर खरीदता है, और फैक्टर कॉस्ट प्रोड्यूसर के हिसाब से निकाला जाता है। तो बस यही ध्यान रखना, इसमें क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। माइनस डेप्रिसिएशन कर दो ग्रोस में से, तो क्या निकल के आएगा, वो नेट निकल के आ जाएगा। और जो पर कैपिटा इनकम भी निकाली जाती है, पर कैपिटा इनकम भी नेट नेशनल प्रोडक्शन को डिवाइड करके एट मार्केट प्राइस पर उसकी जो देश की टोटल पॉपुलेशन है आप उससे डिवाइड कर दीजिए, तो हमारी पर कैपिटा इनकम आ जाती है। मतलब कि एनएनपी को आप डिवाइड कर दीजिए पॉपुलेशन से, तो क्या आ जाएगा, पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय। तो मैंने आपको बताया आईएमएफ विभिन्न देशों की रैंकिंग जो करता है वो परचेजिंग पावर पेरिटी के हिसाब से करता है, और परचेजिंग पावर पेरिटी के हिसाब से जीडीपी की वैल्यू अलग आती है, और एक्सचेंज रेट के हिसाब से जीडीपी की वैल्यू अलग आती है। ऐसी पर कैपिटा इनकम है, वो भी एक्सचेंज रेट के हिसाब से, मतलब कि $1 में कितने रुपीज आ रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, तो वो उसके आधार पर कैपिटा इनकम अलग आएगी। और यदि हम निकालेंगे परचेजिंग पावर पेरिटी के हिसाब से, उससे हमारी अलग आती है। और ये बता दिया कि बीपी के हिसाब से परचेजिंग पावर पेरिटी में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और एक्सचेंज रेट के हिसाब से हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये तीसरे पार्ट थर्ड था। इसके आधार पर हमने ये पता किया है कि जीडीपी जीएनपी ये सब क्या है, और इनको बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते आएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। और जो बजट भी पेश होता है वो भी तभी ही समझ में आता है कि जब ये शब्द अच्छे ढंग से, ये इकोनॉमी टर्मिनोलॉजी आपको अच्छी ढंग से क्लियर हो जाए। और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे, और इससे संबंधित सभी इकोनॉमिक जो टर्मिनोलॉजी है, इससे संबंधित जितने भी एक्सप्लेनेशन है, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ में डाल दी है। आप वहाँ से इजीली इनको प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें जो पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है विद एग्जाम्पल हैं, जिनको काफ़ी ढंग से क्लियर और डिफाइन किया गया। थैंक यू।